नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। देश इन दिनों राजनैतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। हिंदू धर्म की राजनीति उबाल पर है और आरएसएस और बीजेपी वो जैसे हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए बना है। इसलिए उनका पूरा आंदोलन इस बात को लेकर के है कि कैसे भारत हिंदू राष्ट्र बने और इसी के लिए राम मंदिर आंदोलन शुरू किया गया। आपको पता होगा कि 1949 में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है तब वो फैजाबाद जिला कहलाता था। उसके चबूतरे को राम चबूतरा कहते थे। वहाँ रामलला की मूर्ति स्थापित थी, वहाँ पूजा अर्चना होती थी। एक दिन पता चला कि वो मूर्ति जो है मस्जिद के अंदर प्रकट हो गई। वहाँ मूर्ति नहीं है, मस्जिद के अंदर प्रकट हो गई। हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि मूर्ति प्रकट हो गई, जिन लोगों ने रखा था। दूसरे समाज ने कहा कि ये मूर्ति जो है रखी गई है मस्जिद के भीतर। और उसके बाद ये आंदोलन चलता रहा। फाइनली बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। रामलला का मंदिर बनने के लिए फिर जो है कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने जो है फैसला दिया कि आस्था का सवाल है, सबूत तो नहीं है कि वो मंदिर वहाँ पे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, लेकिन वो आस्था का सवाल है, अयोध्या का सवाल है, इसलिए वहाँ राम मंदिर बनने की इजाज़त दी जाती है। और राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ, ट्रस्ट ने राम मंदिर बनाना शुरू किया। अब 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का उद्घाटन होना है, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक आंदोलन है, राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। आनंद फानंद में चूंकि मंदिर का निर्माण अभी पूरा हुआ नहीं है, अधूरे मंदिर में कैसे आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, तो शंकराचार्य ने इसका विरोध कर दिया। हालांकि इसके पहले बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही थी और कह रही थी कि जो नहीं आएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में वो हिंदू विरोधी कहलाएंगे, वो अभागे होंगे। और इशारा उनका खास तौर पे कांग्रेस के नेताओं की तरफ था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ था। सोनिया गांधी को उन्होंने न्योता भेजा था। हालांकि आप जानिए कि उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं भेजा गया। उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने कहा था जब बाबरी मस्जिद आई गई थी तो तमाम बीजेपी के नेता भाग गए ये कहते हुए कि हम तो मस्जिद बचाने के लिए बोल रहे थे, हम मस्जिद तोड़ने के लिए नहीं उकसा रहे थे लोगों को। तो हम तो नहीं चाहते मस्जिद टूटे, लेकिन टूट गई। और कहा कि हम इसके लिए दोषी नहीं है, भीड़ ने ऐसा किया। लेकिन बाल ठाकरे ने तब कहा था कि मस्जिद टूटी है और कोई अगर श्रेय नहीं ले रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे शिव सैनिकों ने मस्जिद तोड़ी है, हम इसका श्रेय लेते हैं, हम इसका भार लेते हैं। उस बाल ठाकरे के बेटे को, उद्धव ठाकरे को, निमंत्रण नहीं दिया गया मंदिर के उद्घाटन में। इसके अलावा उमा भारती हैं, विनय कटियार हैं, इन तमाम लोगों को नहीं बुलाया गया। राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। हालांकि बाद में कहते हैं कि राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन वो दर्शक दीर्घा में राष्ट्रपति बैठने के लिए आएंगे क्या? राष्ट्रपति तो राजा है इस देश का, एक तरह से कहिए, सिंबॉलिक ही सही। तो वो अगर राष्ट्रपति को आना था तो राष्ट्रपति वहां उद्घाटन करते मंदिर का, जैसे सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये राजनीति अपनी जगह है। दूसरी तरफ राजनीति चल रही है सामाजिक न्याय की राजनीति, और राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है भारत को जोड़ने की यात्रा है, भारत में न्याय का राज स्थापित करने की यात्रा है, संविधान को स्थापित करने की यात्रा है। क्योंकि पिछले 10 सालों में संविधान को हाशिए से भी बाहर कर दिया गया। संविधान बस नाम मात्र का है। ये जो देश चल रहा है वो नरेंद्र मोदी की मर्जी से चल रहा है। वो जैसे चाहते हैं देश को चला रहे हैं, वो धर्म को भी अपनी मर्जी से चला रहे हैं। क्योंकि शंकराचार्य ने तो आने से मना कर दिया, और तमाम शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के कहिए व्याख्याता हैं, चारों वेद के व्याख्याता, अलग अलग वेद की रक्षा करने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए, उसकी व्याख्या करते रहने के लिए, लोगों में जनजागरण फैलाने के लिए बिठाए गए। उन्होंने मना कर दिया कि ये हिंदू रीति के हिसाब से, धर्म रीति के हिसाब से नहीं हो रहा है मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा, और हम इसमें नहीं आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के भक्त, या कहिए मोदी जी के भक्त, शंकराचार्यों को भी गाली देने लगे कि शंकराचार्य के अस्तित्व पे सवाल उठा दिया, उनके औचित्य पे सवाल उठा दिया कि शंकराचार्य का औचित्य क्या। तो इस तरह की तमाम राजनीति चल रही है। और ये राजनीति के जो गवाह हैं, 1947 के बाद जो राजनीति चली देश में, जमींदारी प्रथा का अंत हुआ, प्रीवी पर्स का खात्मा हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ,
बांग्लादेश अलग राष्ट्र बना, तमाम सारे जो है राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, ये सब अधिकार दिए गए लोगों को। ये सबको अपनी आंखों से देखने वाले पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। ओम सैनी साहब, सैनी साहब नमस्कार और आपका स्वागत है। आज जो है हमने कहा कि आपसे ये जाना जाए, क्योंकि आप तो देश की आज़ादी के बाद जो राजनीति चली, अब तक की राजनीति के गवाह हैं। कुछ चीज़ें आपने सुनी होगी, ढेर सारी चीज़ें जिन लोगों ने देखी थी, आंखों देखी, आपने सुनी होगी, और कुछ चीज़ें अब उसके बाद जो है वो सब आपने देखी है, क्योंकि आपने लंबे समय तक पत्रकारिता की है माया जैसे प्रतिष्ठित मैगजीन की, जो पॉलिटिकल मैगजीन थी। आप भले राजस्थान में अभी रह रहे हैं, जयपुर में हैं, लेकिन आपने पूरे देश की राजनीति को जाना है। क्या लग रहा है आज जो राजनीति हो रही है, वो राजनीति, क्या वो राजनीति है, या वो जो राजनीति है वो धर्म की सीमा में खामखा दखल कर रही है? देखिए, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि मैं संवाद करूं नाग जी जैसे महत्वपूर्ण जरिए पर, जिसके माध्यम से हम लोग सामान्य लोगों के बीच जा सकते हैं। और बात सामान्य लोगों के बीच में जानी चाहिए, उसके बगैर कुछ होता नहीं है। मैंने वो ज़माना भी देखा है, जब पढ़ा है, उसके बाद में देखा भी है। पढ़ा ये था कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था और जैसा दृश्य पूरे देश के साथ साथ में राजस्थान में भी ऐसा ही बना था, तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जिस तरह का संविधान बनाया है, उसको लागू करने के साथ में चीज़ें समाहित हो जाएंगी। और वो जो सारे समाजों को एकजुट करके और वापस जिस तरीके से चले, पंडित नेहरू की लीडरशिप में जिस तेज़ी के साथ में हमने नए नए मंदिर बनाए, यानी पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए जिस तरीके से बड़े कारखाने और हमारे बड़े बड़े बांध, ये सब नए मंदिर थे जिनमें लोगों को कुछ नज़र आ रहा था। वो इतना ज़ोर से नज़र आ रहा था कि वो सारे झगड़े की बात भूल गए और साथ में चलने लगे। अब उसी वक्त के साथ साथ में ये भी एक सीन था कि नाइत्तेफाकियों वाले जो दल थे, जिनको हम अगर सुविधा के लिए दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्यम मार्ग कह सकते हैं, तो तीनों दलों का उतना ही सम्मान था, तीनों दलों को उतना ही खुला स्पेस था, जिसमें कहीं कोई संकट नहीं था। लेकिन कालांतर में जो कुछ हमने देखा, वो देख करके हैरानी होती है, क्योंकि मैं उस वक्त जब जनता पार्टी का दृश्य बनता है, यानी कांग्रेस पार्टी अपने ही अंदरूनी झगड़ों के साथ में एक वैचारिक युद्ध के साथ में नए स्वरूप में प्रकट हुई और गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। पूरे देश ने मान लिया कि अब शायद गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा, और उसके बाद में उनको जितना बहुमत दिया, तो जैसे आजकल विशाल बहुमत कहा जाता है ना, वास्तव में बहुमत वो था। लोकसभा की 543 सीटों में से जब इंदिरा गांधी को जो हैसियत मिली थी, वो बहुत बड़ी थी। लेकिन वही हुआ कि जो संविधान में या संविधान के प्रियम्बल में जो दिए हुए वादे थे, उनको उस तरीके से इम्प्लीमेंट करने में असमर्थ हुए, और उसी से तत्काल एक नया आंदोलन पूरे देश में डेवलप हुआ। उस आंदोलन में मैंने शिरकत की है, जैसे लालू जी या नीतीश जी या मुलायम सिंह जी दिवंगत, इन लोगों ने किए, उसी तरीके से हम राजस्थान में सीमित थे, बाकी देश में ये सब सिलसिला बना था। और सोच रहे थे कि अब सारे ये जनता पार्टी जो है, जो विभिन्न विचारों और दलों के साथ में एकत्रित हुई है और बनी है, ये हम सारे संकटों से हमें निजात दिला देगी। लेकिन 2 ही साल हुए थे कि आरएसएस और जनसंघ, इन दोनों की सदस्यता के बाद में जनता पार्टी की सदस्यता, इसको लेके विवाद प्रारंभ हुआ। और मूल रूप से जो लोग आरएसएस के साथ में जुड़े हुए थे और जिनके हाथ में जनता पार्टी में हैसियत थी, चाहे वो आडवाणी जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब हों, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और जनता पार्टी का शासन एक के बाद एक बिखरता चला गया। बिखरने के बाद में जब
लोग बहुत आहत हुए कि ये क्या हो रहा है। कांग्रेस का स्वरूप वो नहीं रहा जो कांग्रेस श्रीमती इंदिरा गांधी के पहले थी, और जिस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टी के अंदर सारा सिलसिला होता था, वो कहीं पर तानाशाही का सा सिलसिला है। मुझे याद है कि हमने जब इमरजेंसी लगी थी उससे पहले हम लोगों ने लिमिटेड डिक्टेटरशिप भी बोलना शुरू किया था कि लोग कैसे उस तरीके से अपने आप को यहाँ पर वो कर रहे हैं। हमने बरुआ साहब को भी सुना था जो कह रहे थे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये बात रुचिकर नहीं लगी किसी को भी, और यही वजह थी कि जनता पार्टी पैदा हुई। और उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हो रहा था, नाराजगियों के बाद में, टूट के बाद में, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा की थी कि हम लोग कांग्रेस का विकल्प देंगे, और उसमें उसी तरीके का धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जो सारे सबको संभाल सके अपने हाथ में, ऐसा घोषणा पत्र होगा। और उस आंदोलन की, उस अधिवेशन की जो सदारत कर रहे थे वो थे अब्दुल करीम छागला, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रहे, फिर बाद में मंत्री रहे। और उन्होंने कहा था ये सब सुनने के बाद में कि लगता है मुझे कि कांग्रेस का विकल्प पैदा हो गया। लेकिन थोड़े ही दिन बाद में जिन लोगों ने वो एक बड़ा खूबसूरत सा अपना घोषणा पत्र बनाया था, उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया, और लोकसभा में सिर्फ 2 ही लोग रह गए, आडवाणी जी और अटल जी। यानी पुनः जनसंघ की वो आस्था की बातें और वो सारा इतिहास पुनः जीवित हुआ, और वो उस धारा को जिंदा रखने के लिए जिसे दक्षिणपंथी धारा कहा जा सकता है, वो जो स्थापित हुई। तो फिर हमने देखा कि अटल जी कैसे प्रधानमंत्री बने, और पहले 13 दिन के, और फिर 5 साल के, फिर गठबंधन बने, और फिर एक दूसरे पे आरोप का सिलसिला लगा। और लेकिन इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि एक इकोनॉमिक मॉडल ऐसा आ गया जिसको न अटल जी टाल सकते थे, न उसके बाद में यूपीए बना वो टाल सकता था। उस मॉडल के अंदर सिर्फ आम आदमी की जो ज़रूरत थी, जो प्रियम्बल के जो प्रोमिसेस थे, जिनको कि इम्प्लीमेंट करना था, उनके बारे में एनडीए देने में असफल रहा, जबकि यूपीए ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से ये सब देने में काफ़ी सफलता हासिल की। बहरहाल उससे भी बात नहीं बनी, और पुनः कोई आस्था वाले सवालों के साथ में भारतीय जनता पार्टी जागृत हुई। अटल जी चले जाते हैं, और दृश्य में आते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा और वंशवाद का सबसे बड़ा अगर कहीं कोई सिलसिला रहा है तो कांग्रेस में रहा है। और ऐसे ऐसे दल को और ऐसे शासन को हटा करके और सामान्य जन का शासन भारतीय जनता पार्टी की ओर से होनी चाहिए। और जो प्रोमिसेस उन्होंने किए वो कमाल के प्रोमिसेस थे। ऐसे प्रोमिसेस थे कि इतना काला धन है कि एक एक हिंदुस्तानी को 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा। ये बातें इतनी रुचिकर लगी लोगों को, सामान्य जन को, कि वो जिस तरीके से उन्होंने 2014 में मतदान किया, तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी में प्रजातांत्रिक जो नेतृत्व हुआ करता था, जो अलग अलग जगह दिखता था, महाराष्ट्र में दिखता था, राजस्थान में दिखता था, यूपी में दिखता था, मध्य प्रदेश में दिखता था, वो सारे लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया या समर्पण कर दिया मोदी जी के इन वादों के सामने। और उनकी हैसियत वो नहीं रही जो एक पार्टी में रहनी चाहिए थी, और जिसका लगातार वादा अटल जी और आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी के लॉन्चिंग के वक्त में रखा था, और जिसको लेकर के सामान्य जन को ये लगा था कि यह है कांग्रेस का विकल्प, हमारे देश की राजनीति ऐसी होनी चाहिए। लेकिन वो सब नहीं हुआ, और उसके बदला हुआ स्वरूप आज हम देख रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा संकट पैदा करने वाला है। सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग उन घरानों से मुक्त होना चाहते थे जो देश में अपना साम्राज्य बनाने की चेष्टा कर रहे थे। तो उनको एक अधिकार वाली लोग कहा जाता था, और जिनके पास में प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े बिजनेस थे, सारा सब कुछ डेवलपमेंट का सिलसिला उनका होने लगा था। अब ये हो रहा है कि उनसे भी ज़्यादा कॉरपोरेट्स का सिलसिला हो गया, और वो होने के साथ साथ में राजनीति के साथ में उसकी साठगांठ बड़ी तकलीफदेह हो गई। आप देख रहे हैं कि देश के अंदर 2-3-4 लोग ही हैं जिनकी
हर तरफ, हर सेक्टर में जो नज़र आते हैं और उन्हीं के लिए राजसत्ता काम कर रही होती है और राजसत्ता के लिए वो काम कर रहे होते हैं। जो जो राजनीतिक दल बड़ी मुश्किल से अपना चंदा जुटा पाते थे और अपनी अधिवेशन और अपनी गतिविधियां चलाने के लिए सामान्य जन का सहयोग लेता था या कुछ संपन्न लोगों का सहयोग भी लेते थे, वो बहुत पीछे रह गए। कॉरपोरेट की इस धन संपत्ति के सामने उनकी कोई हैसियत ही नहीं रही। जिस तरह का एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, टेक्नोलॉजी का जो जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ, उसके बारे में कई कई बातें कही जाने लगी कि ईवीएम भी गड़बड़ है जिसके माध्यम से वोट लिए जाते हैं, दिए जाते हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया का सिलसिला, ये अपने आप में बड़ा ही वो पैदा हो गया। देश का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वो एक स्वर में कैसे बोले, इसकी नीति जिस तरीके से आज के राजनेताओं ने पैदा की है, वो उसका कभी इतिहास में कोई जवाब नहीं मिला है। इधर हमारे देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कर रहा है और प्रिंट मीडिया क्या कर रहा है। जो जिन बातों के लिए कहा जाता था कि हम लोग अपनी कलम और अपनी ज़ुबान किसी के यहाँ रखेंगे नहीं, जिस तरीके से उसको परिपक्व बनाया है, उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाएं। बोलना भी वैसे ही रखेंगे और लिखना भी वैसे ही रखेंगे। पहले उस पर मार आई मालिकों की, उसके बाद में हमने खुद ही अपने आप को, ये जो बाजार मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जिसके प्रभाव से कोई परिवार बच नहीं पाया, विशेष रूप से मध्यम वर्ग तो बिल्कुल नहीं बच पाया। उसी हाँ। तरीके से सारे लोग उसके साथ में जुड़ते चले गए। और जो दृश्य मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ। मैं जी वापस चलता हूँ वहां पे कि राजनीति में जो अभी जो हो रहा है, जी और शंकराचार्य ने एक ऐसी बात कही है जिससे पता लगता है कि राजनीति जो उसको काम करना था वो तो नहीं कर रही है। राजनीति वो काम करने लगी जो धर्मज्ञों का काम है, धर्माचार्यों का कार्य है। शंकराचार्य धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की व्याख्या के लिए, मंदिर के लिए वो शंकराचार्य थे, महंत थे। राजनेताओं का ये काम नहीं था। नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर बनाते समय ये जिक्र किया था। आज की तारीख में नेहरू जी को फिर उन बातों के लिए विलन बनाया जा रहा है कि हिंदू धर्म विरोधी थे। क्या राजनेताओं का काम, खास करके भारत जैसे लोकतंत्र में, मंदिर बनाना है? जी जी ये संविधान संविधान का अनुच्छेद 25 का 6 सब क्लोज 1 एक बात कहता है, धर्म आपका निजी मामला है, आप जैसे चाहे पूजा करें, जैसे चाहे अनुष्ठान करें, लेकिन उसका प्रचार प्रसार करने का जिम्मा राज्य का नहीं है। आप अपने तक सीमित रखें इस बात को, इसको लेकर के। और कोई सर्वधर्म संभाव जो बना हुआ है इस मुल्क में, वो उसी अनुच्छेद का एक हिस्सा है। ये सब बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आती थी और लोग सम्मान करते थे इस बात का ना। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो वर्तमान शासन है और इस शासन के जो अनुयायी हैं, वो हिंदू धर्म की जो विशालता नजर आती थी, जो उसमें एक सब कुछ समाहित हो जाने वाला सिलसिला होता था, जिसमें ना इत्तेफाकियों को सम्मान दिया जाता था, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जिनको धर्म कहा जाता है, इन सबको अपनी जगह पर सम्मान के साथ में देखने का सिलसिला था। ये अब नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। और एक एक बहुसंख्यकों का एक धर्म और अल्पसंख्यकों का दूसरा धर्म, इस तरह की धारणा पैदा करने की चेष्टा की जा रही है, जो अपने आप में बड़ी खतरनाक है। नहीं, क्योंकि उसमें भी ये हो गया कि ये जो हिंदू धर्म है वो, उसमें शंकराचार्य की अब आवश्यकता नहीं है। वही मैं बोल वो रहा जो हूँ है कि नेता तय करे, प्रधानमंत्री तय करेंगे, जो उसका भेजा गया है निमंत्रण पत्र के साथ कि कैसे कैसे, तो कहा गया कि आपको नहीं आना है किसी अपने चेले चपाटों को लेकर के, इसको आपकी गाड़ी उधर ही रोक दी जाएगी 1 किलोमीटर पहले, आप पैदल चल के आएंगे। फिर धनंजय कहा जी, गया है कि प्रधानमंत्री जब मंदिर उद्घाटन के बाद निकल जाएंगे तब आप रामलला के दर्शन कर पाओगे। ये सारी चीजें लगाई गई है। तो ये तो बिल्कुल धर्म की बात करने के बजाय शुद्ध रूप से राजनैतिक प्रधानमंत्री के लिए सारा किया जा रहा है। वो धनंजय रामलला जी धर्म के लिए स्थापित नहीं हो रहे हैं। हैं, धनंजय जी, मैं यही बात बोलने वाला था कि जितने भी संप्रदाय हैं हमारे, उन संप्रदायों में जब हिंदू संप्रदाय की बात करते हैं, हिंदू तो कुछ नहीं होता है। ये एक मतलब एक हिंदुत्व वाला सिलसिला नहीं। हिंदू संप्रदाय की जब बात करते हैं तो उनके जो रचयिता हैं, उनको जो आगे लेके बढ़ते हैं, वो तो ये चारों शंकराचार्य हैं, जो धर्म रक्षक हैं, जो सारे विधि विधान को और सारी चीज़ों को
व्याख्यायित करते हैं और कभी विवाद होता है तो उसका जवाब देते हैं। इन सबको पीछे छोड़ करके और ये जिस तरीके से करने का सिलसिला किया है, इस पे जो ऐतराज होना चाहिए था हुआ तो है, लेकिन वो ऐतराज जब शिखर से शंकराचार्य अगर कुछ बोल रहे हैं तो बाकी लोग बहुत बहुत बोने हो जाते हैं, लेकिन उन बोनों लग ये रहा है कि बोने विशाल हो गए और शंकराचार्य इन सब बातों को बर्दाश्त करके सामान्य जन को नियंत्रित करने में, दिशा देने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, जो कि होता नहीं था पहले। शंकराचार्य अगर बोल रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य ने भी, मतलब ये चारों शंकराचार्य ने भी जहाँ पर भी दूसरे धर्मों के साथ में कोई विवाद हुआ है तो उनको सम्मान दिया है, उनको अपना वो इसी धारा से तो निकले हुए समझे जाते हैं, लेकिन उनको अलग तरीके से रहने की वो अनुमति है। लेकिन ये जो हिंदू धर्म में रहते हुए आप शंकराचार्य को अगर इस तरीके से आदेश दें, आप तय करेंगे कि वो कब आएंगे, वो कब जाएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, जैसे आप अपने परामर्शदाता मंडल के लोगों को कह रहे हैं वैसे आप शंकराचार्य को कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए विरोध कौन करेगा? इसके लिए विरोध तो वो लोग जो कि अभी जो चावल बांटते, जो निमंत्रण दे रहे हैं जिस तरीके से, उनको सोचना चाहिए कि जो लोग शंकराचार्य को का सम्मान नहीं करते, उनको किस तरीके से उनके साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। और मुझे ये इसीलिए लग रहा है कि जो पूंजी का जो कारोबार इसमें प्रारंभ हुआ है, ये जो कॉरपोरेट की एंट्री इसके अंदर हुई है, और जिस तरीके से एक आसमानी और वो सब कुछ फैला दिया गया है कि सारे जगह आपके कान में, आपकी आंखों को वो सब दिखे और सुनाई दे जो ये बोल रहे हैं। बाकी लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो तूती की आवाज़ है, उनके संबंध में कोई ध्यान नहीं देगा, कोई उस पर गौर नहीं करेगा। और इसी का नतीजा है कि ये जो विवाद चल रहा है, और हम जो देख रहे हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन खड़ा है, एक तरफ ये मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए का गठबंधन खड़ा है, और उसमें ये स्थापित हो रहा है कि जो मुद्दे थे, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, इन सब के बारे में, और जो होता रहा है, अत्याचार होता रहा है, जिस तरीके से लोग पीड़ित हुए हैं, कारखाने बंद हुए हैं, वो कौन से आंकड़े हैं जिनके माध्यम से सबको बेरोजगारी की हवा समझते हैं कि कुछ है नहीं, महंगाई को कुछ समझते हैं कि है नहीं। इन सब बातों का सिलसिला इसीलिए बना कि ये जो धर्म के नाम पर राजसत्ता में बैठे हैं, और राजसत्ता की वो शिखर हैं, जिन शिखर का सम्मान नहीं रहा। मुझे यूँ लगता है कि शंकराचार्यों का जो सम्मान रहा करता था, और उनके कहने के बाद में लोग अलग रास्ता अपनाते थे, अब वो अपने उससे हट करके जो नए जो धर्म के प्रमुख पैदा हो राजसत्ता के माध्यम से जो आ रहे हैं सामने, वो अपने आप में डिसाइड करने वाले बन गए। सैनी साहब, फिर तो कहा जाए कि ये लोग जो है वो राजनीति को तो नफरत से भर ही दिया है, अब धर्म को भी उसमें भरने में लगे हुए हैं। और क्या ये हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने वाला एक्शन नहीं माना जाएगा? निश्चित रूप से ये धनंजय जी, ये मैं समझता हूँ कि हिंदू फिलॉसफी या हिंदू दर्शन या हिंदू धर्म जिसे कह रहे हैं, मैं उसको दर्शन के रूप में देखता हूँ। ऐसा साइंटिफिक धर्म दूसरा नज़र नहीं आता है जो आपको अनुमति देता है कि आप अपने भगवानों की भी आलोचना करो, उनकी भी व्याख्या कर डालो, उन पर भी टिप्पणी करो। ये तो एक ऐसे कंजर्वेटिव धर्म को लेके आए जिसमें कि हमारे जो धर्म के जो सम्मानीय देवता हैं उनके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते। इन्होंने कह दिया, उसी को एक राजद्रोह समझा जाता है। जिस तरीके से इस्लाम में लोगों को ट्रीट किया जाता है कि अगर ऐसा कहते हैं तो आपने गुनाह कर दिया, अब आपको सजा मिलेगी। हमारे यहाँ ये सब नहीं था। हमारे यहाँ तो अगर कोई नया थॉट पैदा होता तो उसको भी स्वीकार किया जाता था। जैन धर्म हम में से निकला, बौद्ध धर्म हम में से निकला। अगर ये सब नहीं होता, सम्मान देने का सिलसिला नहीं होता, तो ये धर्म कैसे रहते? ये कैसे जिन लोगों को हिंदू धर्म की कट्टरताओं से या हिंदू धर्म के रूढ़ियों से नाराजगी थी, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया या नहीं अपनाया? उनको सम्मान दिया या नहीं दिया? जैन धर्म दिया या नहीं दिया? सांख धर्म, ये सारे दर्शन की जितनी भी आपकी शाखाएं हैं वो इसीलिए हुई कि हमारा धर्म तो बड़ा उदार और बहुत अपने आप में इतना पुख्ता है कि उसको किसी आलोचना से भय नहीं लगता। वो आलोचना करने वाले को सम्मान देते हैं। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि जो कुछ आपने थरप दिया है उसके विपरीत अगर आप एक शब्द भी बोलते हैं तो गुनाह समझा जा रहा है। ये मेरा ख्याल है कि हिंदू धर्म का स्वरूप नहीं है।
या हिंदू फिलोसफी का स्वरूप नहीं है, ये देश का सोच नहीं है। इस सोच को क्यों स्थापित किया जा रहा है, क्यों स्वीकार किया जा रहा है, ये बड़ी जिद्दोजहद है, जिसको कि मेरा ख्याल है कि राज सत्ता, ये समझ में आ रहा है कि राज सत्ता जिनके पास में होती है वो किस तरीके से चीज़ों को अपने फेवर में, अपने अपने उसमें लेकर के आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। राज सत्ता का दुरुपयोग हमने पहले भी देखा ना, श्रीमती गांधी के वक्त में भी देखा, हमने उनके बाद में भी देखा, और श्रीमती गांधी ने तो इन सब बातों को लेकर के डेमोक्रेसी के लिए खुला छोड़ दिया, नतीजा है कि लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया और बाद में फिर कितनी तेजी के साथ में उनको स्वीकार भी किया है। तो ये पहले जनता इतनी जागरूक और चेतनामयी थी कि अपने आप में कहीं भी खड़ी हो जाती थी, अब तो जनता को होश ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। कोविड जैसी महामारी को बर्दाश्त किया, लोग बेरोजगारी को बर्दाश्त कर रहे हैं, भूखे मर गए, उसके बाद में भी 80 करोड़ लोगों को एक अन्न दे रहे हैं, 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। ये ऐसी हालत में अगर ये कहते हैं कि हमने बहुत आगे बढ़ ली, बहुत आर्थिक उन्नति कर ली, सब बहुत समता प्राप्त कर ली, तो ऐसी स्वतंत्रता और ऐसी समता का कोई अर्थ नहीं है। समता और स्वतंत्रता तभी अर्थपूर्ण है जब सामान्य नागरिक को वो सुविधाएं मिल रही हों जो कि एक कल्याणकारी राज्य में मिलनी चाहिए, और वो नहीं मिल रही। जी, इसके बरक्स अगर हम बात करें कि अभी 2024 का चुनाव होना है और कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो मूल चुनावी मुद्दा होगा वो राम मंदिर। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है और उसके साथ जो दल हैं, जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, वो सामाजिक न्याय को उठा रहे हैं। और वो सामाजिक न्याय अभी राहुल गांधी जो पदयात्रा करने जा रहे हैं और जो कुछ बसों से यात्रा होगी, दोनों मिक्स है, जो 6,000-7,000 किलोमीटर की यात्रा है उनकी, उसमें सामाजिक न्याय मुख्य मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि जनता या आम आदमी धर्म के साथ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, धर्म के साथ जो ढोंग हो रहा है और जो न्याय की बात की जा रही है, दोनों के अंतर को समझ पा रही है और 2024 के चुनाव में इसका असर होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के लोग इसमें बैठे हैं, जो 28 के करीब जो दल इसमें शामिल हुए हैं, और उनमें जो लोग हैं, उन्होंने बहुत लंबा राजनीतिक जीवन जिनका रहा है और जिन्होंने सेक्रीफाइस करना सीखा, और वो भारतीय इस स्वरूप से वाकिफ़ है कि लालच के साथ में आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। आप अपने वर्क से ही हासिल कर सकते हैं, लोग आपके साथ में जुड़ सकते हैं। मुझे कुछ इतिहास की बातें याद आती है कि जब सोवियत संघ का निर्माण नहीं हुआ था, सोवियत संघ अपनी आज़ादी के लिए जार के साथ में लड़ रहा था, तो उस वक्त जिस तरीके बोल्शेविक और बेंशेविक ये जो 2 दल बने हुए थे, हाँ, तो उसमें लेनिन जब कोई बात कर लेते थे, जॉन रीड ने ये बात लिखी है, जो आज 20 जब दुनिया हिल उठी, एक किताब लिखी है उन्होंने, उसमें जिक्र है इस बात का। तो उस वक्त लेनिन कोई भी बात करने से पहले सारे लोगों के साथ में खूब खुल करके चर्चा करते थे, और उसके बाद में जो फैसला हो गया तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, वो लगातार आगे बढ़ते चले जाते थे। लेकिन कुछ इतिहास के किरदार ऐसे रहे हैं जो बड़े क्या कहना चाहिए, बड़े विद्वान थे, लेकिन वो हमेशा 2 तरफ सोचते रहते थे कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा, वो क्या होगा। इसी तरीके से मैं देखता हूँ आज की भारतीय राजनीति में, एक तरफ राहुल गांधी है जो बिल्कुल तय करके अपनी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश हैं जिनमें ये दम है, उन्होंने ये देखा है कि किस तरीके से इन सारे विभिन्न रीजनल पार्टीज को किस तरीके से साथ में लिया जा सकता है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। खामखाम प्रधानमंत्री बनने का जो ताज रखने का जो सिलसिला है, जो छुपे तौर पर कहीं नजर आता है, वो नहीं होना चाहिए। ये जनमानस तय करेगा कि कौन किसने क्या काम किया और कैसे इसको हासिल किया जा सकता है। पहला मुद्दा तो यही होना चाहिए कि जिस सरकार को आप फासिस्ट सरकार बोल रहे हैं, जिसको आप कॉरपोरेट की सरकार बोल रहे हैं, जिसको आप जनता की विरोधी सरकार बोल रहे हैं, मोदी जी को आप कुछ अलग तरीके से पहचान रहे हैं, तो उन सबको बदलने के लिए तो आपको एकजुट होना पड़ेगा ना। अब वह एकजुट अगर आप नहीं होते हैं और आप अपने लिमिटेड जो सीमित आपके पास में साधन है उनके साथ में अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आप कैसे उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। मुझे लगता ये है कि अगर खड़गे जी को आपने जो भी कुछ बना दिया, साथ साथ में नीतीश जी के जिम्मे बहुत ज़्यादा है, मैं और किसी पे ऐसा नहीं देख सकता, लेकिन पवार साहब भी काफ़ी विचलित हुए हैं कई बार, लेकिन नीतीश जी इन सारी कुटिलताओं से वाकिफ़ है जो
राजनीति में होती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है और कैसे कैसे आगे चला जा सकता है। और मेरा ख्याल कि मेरे मेरे हिसाब से तो उन पर बहुत बड़ा भार है ये, कि इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए अपने आप को समर्थ बनाएं और साथ में लोगों को जोड़ें, क्योंकि वरना तो ये सब चीज़ सिराजा बिखरने जैसी बात नजर आती है। राहुल अकेले तो स्थापित नहीं कर सकते कुछ, खड़गे अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, ये सब लोग मिलकर के ही अगर कुछ करेंगे तो ही निजात वाला सिलसिला बनेगा। क्योंकि वरना तो जिस तरह का दृश्य बनाया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, उसको भेदना बड़ा मुश्किल लग रहा है ये, क्योंकि हर रोज उनको यही रहता है, वो यही चाहते हैं कि इस तरीके से ये गठबंधन में एक टूट बन जाए, एक तरफ नीतीश जैसे लोग बाहर हो जाएं, वो अपने आप को नाराजगी वो करें, तो फिर उसके साथ साथ में ममता कर ही देंगे, अखिलेश कर ही देंगे, तो फिर उसके बाद में बचेगा क्या क्या। फिर एक जो 543 में हो, जो 400 का लक्ष्य है, वो हासिल करने में उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जी, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, क्या मुद्दा बनेगा? देखिए, अगर जिस तरीके से 22 तारीख के ये जो ट्रेनें और रामलला बसें भर के जा रही हैं, वो जी, कितना स्वतः स्फूर्त है ये देखना है। क्योंकि 150 करोड़ के मुल्क में ऐसे कोई विशेष बात नहीं है। साउथ इससे बिल्कुल अलग है, नॉर्थ इससे बिल्कुल अलग है। नॉर्थ में ही आपको ये सब जलजला दिख रहा है, लेकिन साउथ में ऐसा जलजला नहीं दिख रहा। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में जो 543 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से आप कितनी प्रभावित करेंगे, कितने आप हासिल करेंगे, कितने, ये मैथमेटिक्स का सिलसिला है। फिर तो ऐसे में जो मैं देख रहा हूँ कि राहुल की यात्रा, यानी कि ये सर्वदलीय यात्रा जिसे कहना चाहिए, या इंडिया गठबंधन की यात्रा कितना असर डालती है लोगों पर, उनके साथ में संवाद के साथ में वो नफरत की दुकान और वो सारा जो मोहब्बत का सिलसिला जो है वो कितना चलता है, और न्याय के सवाल पे कितने लोग जुटते हैं, वो किस तरीके से अपना व्यवहार दिखाते हैं, तो उसी से मत व्यवहार तय होगा और उसी से सब कुछ आएगा। अब इधर ये विवाद तो बड़े स्वाभाविक है, इनके बारे में तो पहले भी कहा जा रहा था कि ये कैसे इकट्ठा होंगे, लेकिन जब ये हो गए इकट्ठा और इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ तक इकट्ठा किया है, तो उनका बने रहना बड़ा जरूरी है। और वो भी शायद ये सब देखना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों का कैसा प्रभाव होता है, लोग क्या वैसे उस तरीके से शामिल होना चाहते हैं जिस तरीके से पहले वाली यात्रा में हो रहे थे। तब तो बात अलग बनती है, और तब चीज़ों को स्वीकार करने के साथ में जुड़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री कौन होगा या लीडर कौन होगा बाद में, वो सवाल इतना इतना उसको इतना प्रमुख नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप दलित वोट बैंक को के माध्यम से आप उत्तरी भारत को देख रहे हैं कि उसमें कैसे हम चीज़ें हासिल कर सकते हैं, दक्षिणी भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। खड़गे के नाम से क्या मायावती को जो 80 सीटों पे काबिज हैं इधर, दलितों के साथ में मिलकर कुछ हासिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में इन सबको मिलकर कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर यही सब लहर चलती हैं तो प्राकृतिक व्यवहारिक राजनीति की बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं। उन बाध्यताओं को मैं और आपसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो राजनेता बैठे हैं वो ठीक से समझ रहे होंगे और वो उस पर ठीक से निर्णय लेंगे, ये उम्मीद हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो वाइडर एक बड़े हित के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। इस देश को एक बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके उस पर शक भी नहीं किया जाना चाहिए। विवाद थोड़ा बहुत होता है, वो हो जाए, लेकिन उसको ठीक करने का वक्त भी है, और ये यात्रा इसको डिसाइड करेगी कि कितना कौन सही चल रहा है। तो उसी तरीके से मोल्ड मुलायम भी होना चाहिए कि इधर से उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ के ना जाए। ये सब बहुत अच्छी बात लगी है जो नीतीश जी ने कहा कि मैं नहीं, लेकिन मैं अलग थोड़े जा रहा हूँ, क्योंकि हमने ये टैक्टिस देखी है भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन की, कि वो जैसे ही कोई नाराज होता है वो मिलन देवड़ा की तरह से खट से इधर से उधर हो जाता है। मिलन देवड़ा चले गए ना, देखिए उनके पिताजी इतने बरस तक रहे थे, कांग्रेस का सारा व्यापार वही देख रहे थे, यानी कि कोषाध्यक्ष वही हुआ करते थे, बम्बई से पैसे इकट्ठा करके बाकी यूनिट्स को पहुंचाने का काम वही करते थे। क्या हुआ, 1 मिनट में चले गए। तो इन लोगों पे नहीं, लेकिन जिन लोगों का जनमानस के साथ में और जनमानस के लिए और भारतीय संविधान के लिए जिन एक लगाव है और इज्जत है, तो वो लोग तो इतनी आसानी से मेरा ख्याल है अलग नहीं होंगे। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बात की,
राजनीति को समझने में मदद किया आपने, और आपका अनुभव हमें कई चीज़ों पे रोशनी डालता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर लिखें, अपने कमेंट्स करें। अच्छा लगा अगर वीडियो या आपको, तो आप अपने मित्रों परिचितों के साथ साझा करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें, क्योंकि जब ज्वाइन करेंगे तो हमें पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अच्छी पत्रकारिता बढ़ेगी तो अच्छी सूचनाएं आप तक पहुंचेगी और आपको निर्णय लेने में वो हेल्प करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।